डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स की। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो इस बी मैट्रिक्स को हम कहेंगे दिस इज सिमिलर टू मैट्रिक्स ए इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर जाए सच दैट बी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए बी। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इन दो मैट्रिक्स को सिमिलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? अगर एक इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए, मान लो वो कौन है, पी है, सच दैट बी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज सिमिलर टू ए। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी इनवर्स बी पी। ठीक है, ए इज सिमिलर टू बी और या फिर बी इज सिमिलर टू ए, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी सिमिलर मैट्रिक्स की। इसके बाद थ्योरम है, प्रूव दैट सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कि दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं, मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो सिमिलर हैं, तो जो ए की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वही बी की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो लेट ए एंड बी सिमिलर मैट्रिक्स, हमने मान लिया ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, नाम क्या दिया हमने उसे, पी, सच दैट बी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले दिया, क्या किया, पहले दोनों तरफ माइनस लैम्डाई कर दिया। ठीक है, यहाँ इसके बाद दोनों तरफ माइनस लैम्डाई, इधर भी माइनस लैम्डाई, और दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, अब इधर देखो, ये P इनवर्स ए पी एज इट इज़ माइनस लैम्डा आई, हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इनवर्स P, क्योंकि P इनवर्स P तो आइडेंटिटी ही होगा, तो हम यहाँ पर इस लैम्डा आई के साथ में P इनवर्स P लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, P इनवर्स को आगे से कॉमन निकाल लिया और P को पीछे से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया बीच में, A माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ लिख दी, A माइनस लैम्डा आई। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इस प्रॉपर्टी से हमने इस तीनों के डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख दिया, पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट अलग, ए माइनस लैम्डाई का डिटर्मिनेंट अलग और पी का डिटर्मिनेंट अलग। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट तो कोई एक स्केलर वैल्यू आएगी तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी इनवर्स, पी वाली टर्म को आगे, फिर ए माइनस लैम्डाई का डिटर्मिनेंट, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट कोई भी स्केलर वैल्यू होगी। अब देखो इसे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इसी रिजल्ट से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डाई। पी इनवर्स पी आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होगा, और पीछे क्या बच गया, ए माइनस लैम्डाई का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब जो ये वाली चीज़ होगी हमें क्या देती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसकी, बी की, और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए की। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, जहाँ ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स थी, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि दो सिमिलर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होती है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स हैं, एंड इफ एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, एक्स क्या है, आइगन वेक्टर है ए का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, then P inverse X is an eigenvector of B corresponding to eigenvalue lambda। तो जो P inverse X होगा वो क्या होगा, eigenvector B का corresponding to eigenvalue lambda, उसी eigenvalue के corresponding। तो देखो सिंस ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स हैं, तो हमें पता है कि एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगी सच दैट B इज इक्वल्स टू P इनवर्स ए पी बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स। अब देखो नाउ एज के आगे बना कि एक्स आइगन वेक्टर है ए का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, नाउ एज एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स हम लिख सकते हैं। अब हम लेकर चले, हमें क्या दिखाना है कि जो P इनवर्स एक्स है वो आइगन वेक्टर होगा B का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। देखो अब यहाँ पर क्या था, एक्स आइगन वेक्टर था ए का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा।
अब हमें दिखाना क्या है कि P इनवर्स X आइगन वेक्टर हो B का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो हम क्या शो करके दिखाएंगे, B इंटू P इनवर्स X इज इक्वल्स टू लैम्डा P इनवर्स X। ठीक है, अगर हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी तो इससे वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि P इनवर्स X आइगन वेक्टर है B का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो लेकर चले लेफ्ट हैंड साइड B इंटू P इनवर्स X। अब देखो B की वैल्यू क्या थी, P इनवर्स AP, यहाँ पे हमने पुट कर दी P इनवर्स AP। ठीक है, अब हम P इनवर्स A को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और P इनवर्स X को एक ब्रैकेट में। P इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा और ये बच गया P इनवर्स A मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से A और X को हमने एक तरफ कर लिया तो हमारे पास आ गया P इनवर्स AX। AX किसके इक्वल है, लैम्डा X के इक्वल है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं AX की जगह लैम्डा X। तो हमारे पास क्या आ गया, P इनवर्स लैम्डा X। लैम्डा कोई स्केलर वैल्यू है तो वो बाहर आ जाएगी P इनवर्स X। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और ये चीज़ प्रूव करने से हमें क्या पता चल गया कि P इनवर्स X आइगन वेक्टर है कोरोस्पोंडिंग किसका, B का कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है। लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V पर। इट मीन्स जो T हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो V से लेकर V तक है। हमें दे रखा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ T के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा आर गिवन है, और V1 V2 VR भी कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ T। V1 V2 V3 अप टू VR कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो ये आइगन वेक्टर का सेट होगा ये कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है और उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर्स का सेट आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मेन थ्योरम हमारे पास ये है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर्स का सेट आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब देखो हम इसे प्रूफ करेंगे। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हमने ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, हम लेट करके चलेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है। सो देखो लेट अस एज्यूम दैट V1 V2 अप टू VR इज लीनियरली डिपेंडेंट, और हमने मान लिया n बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच V1 V2 Vn इज इंडिपेंडेंट, कि इसमें से ना मान लो r की वैल्यू हमने 5 ले ली और n की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि n सबसे बड़ा नंबर है कि V1 V2 V3 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हमने इसके अंदर एक और वेक्टर मिला दिया, मतलब n से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n की और r की ये वाली बात चल रही है कि इसमें से हमने n सबसे बड़ा ले लिया जिसके लिए कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हमने n+1 मतलब एक एलिमेंट और उस सेट के अंदर ऐड कर दिया तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया लीनियरली डिपेंडेंट है, तो n लार्जेस्ट इंटीजर मान लिया इसमें से जिसके लिए सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है। इट मीन्स हमने इसमें n से ज़्यादा अगर वेक्टर मिला दिए तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है 10 फॉर n लेस देन r, n तो r से छोटा ही होगा क्योंकि हमने इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स छाट लिए जिसको हमने नाम दे दिया V1 V2 Vn। ठीक है, तो n लेस देन है r से सच दैट V1 V2 Vn कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड सो अगर हमने इसमें से एक वेक्टर और मिला दिया, ये सेट मेरे पास मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया क्योंकि n सबसे बड़ा नंबर है जिसके लिए सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इस सेट के अंदर एक एलिमेंट और मिला दिया तो ये सेट कैसा बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला एलिमेंट होगा वो इन पीछे वाले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये वाली थ्योरम हम पहले कर चुके हैं। मान लो n जो एलिमेंट्स का सेट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था और हमने उसके अंदर एक वेक्टर और मिला दिया जिससे वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट बन गया, तो इसका मतलब जो हमने वेक्टर मिलाया है वो पक्का पहले वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि Vn+1 को हमने इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, A1 V1 प्लस A2 V2 An Vn, जहाँ से स्केलर्स फील्ड में से होंगे। ठीक है, दोनों तरफ T ऑपरेट कर दिया
टी ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है और v1, देखो लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारे पास क्या है, v1 है, तो क्या होगा टी ऑफ v1 इज इक्वल्स टू लैम्डा वन v1। इसी तरीके से टी ऑफ v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टू v2, ऐसे लिखते हैं हम बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो उसी से हमने दोनों तरफ जब टी ऑपरेट किया तो टी ऑफ वी एन प्लस वन क्या आया हमारे पास, लैम्डा एन प्लस वन वी एन प्लस वन। इसी तरीके से ये वाली टर्म भी हमने लिख दी। अब यहाँ से क्या किया, लैम्डा एन प्लस वन वी एन प्लस वन, यहाँ ये वाली चीज़ यहाँ तक खत्म हो गई। अब अपनी तरफ से ये वाला स्टेप लेकर चले हैं, लैम्डा एन प्लस वन इंटू वी एन प्लस वन। लैम्डा एन प्लस वन को एज इट इज़ रखा, वी एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दी। ठीक है, वी एन प्लस वन की वैल्यू ये हमने यहाँ पे से उठा के ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ। अब इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी। अब इक्वेशन नंबर एक तो सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। अब देखो, जो सेट था v1 v2 vn वाला वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, v1 v2 vn हमारे पास सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स सारे के सारे जो ये स्केलर्स होंगे इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो रख दी हमने सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो, इट मीन्स या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। ठीक है, अब देखो बट ए आई मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, बट यहाँ पर बोल रहा है कि एक ना एक ए आई को तो जीरो से अलग होना ही पड़ेगा। अगर सारे के सारे ए आई जीरो हो गए तो देखो यहाँ से, एक मिनट, अगर सारे के सारे ए आई जीरो हो गए हमारे पास तो यहाँ से ए वन भी जीरो, ए टू भी जीरो, ए एन भी जीरो। इसका मतलब वी एन प्लस वन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट वी एन प्लस तो वन क्या है, वेक्टर है, और बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर जब हमने की थी तो वो हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से वी एन प्लस वन तो जीरो हो नहीं सकता। इस वजह से ए वन ए टू ए एन में से कम एक वेक्टर तो ऐसा, सॉरी स्केलर तो ऐसा होगा जिसे नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, बट ए आई मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो फॉर एट लीस्ट वन आई, कम से कम मतलब ए वन ए टू ए एन में से एक तो ऐसा स्केलर होगा जिसे नॉन जीरो होना पड़ेगा। क्यों, अगर सारे के सारे जीरो हो गए तो वी एन प्लस वन हमारे पास जीरो बन जाएगा, बट वी एन प्लस वन तो नॉन जीरो है। हमने मान लिया कि ए एन नॉन जीरो है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इन पर्टिकुलर मान लिया हमने कोई भी फॉर दिस पर्टिकुलर, मान लो जिसके लिए भी हमारे पास ए आई है, कोई भी जिसके लिए ए आई जो नॉन जीरो है, अगर ए आई नॉन जीरो हुआ तो उसके साथ वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम एक तो जीरो होगा ही। अगर ए आई नॉन जीरो है तो उसके साथ वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा। इट मीन्स लैम्डा एन प्लस वन माइनस लैम्डा आई को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एन प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा आई। तो आइगन वैल्यू, दो आइगन वैल्यू सेम आ गई, पर क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास कि सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। ये देखो क्वेश्चन में था लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा आर बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, और हमने क्या शो करके दिखा दिया कि दो आइगन वैल्यू इक्वल आ गई है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम मानकर चले थे कि जो ये सेट है वी वन वी टू वी आर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, मतलब कि जो ये सेट होगा, मतलब आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और यही चीज़ हमें थ्योरम में प्रूव करना था। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या होता है, अ लीनियर ऑपरेटर टी ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल if there exists an ordered basis V of V such that the matrix of T with respect to B is diagonal matrix। T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है V टू V, जहाँ V कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इस T को हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे, अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड बेसिस मिल जाए B, किसका, V का, कि जब हम T की मैट्रिक्स निकालें विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B, वो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगेन रिपीट कर रही हूँ,
टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है वी टू वी, जहाँ वी कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इस टी को हम डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर्ड बेसिस बी, अगर एक ऑर्डर्ड बेसिस बी मिल जाता है हमें किसका? वी का, कि जब हम टी की मैट्रिक्स फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी, तो वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो टी को हम डायगोनलाइजेबल बोल देंगे। ये थी लीनियर ऑपरेटर के डायगोनलाइजेबल होने की कंडीशन। और जब बात आए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की, तो देखो, लेट ए बी आ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। वी से दैट ए इज़ डायगोनलाइजेबल, ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी, जहाँ पर डी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए को डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखो, ये कुछ सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जैसा नहीं लग रहा है? जब हम ए को बी के सिमिलर बोलते थे तो हम क्या लिखते थे कि P इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू बी। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इट मीन्स ए मैट्रिक्स इज सिमिलर टू मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पर देखो, ये P इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी, इट मीन्स जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? सिमिलर है किसके? एक डायगोनल मैट्रिक्स के। तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कहेंगे? अगर वो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाए किसी डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी। इसके बाद एग्जांपल है, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर सच दैट, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर बोल सकते हैं, गिवन है हमारे पास, जहाँ फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर। हमें इस टी की मैट्रिक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, तो हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए, द गिवन लीनियर ऑपरेटर इज दिस, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, जो ये मैट्रिक्स है वो किस स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करके बनाई गई है, और आर क्यूब ओवर आर के स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है ये होते हैं। अब देखो, जब पहले आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम इसे सोल्व करेंगे, तो जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी, -1 और 3, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज़। ठीक है, जैसे आइगन वैल्यू का मैट्रिक्स निकालते थे, बस यहाँ पर नाम दे रखा है कि ए मैट्रिक्स निकाली हुई है हमने इस टी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। सेम वही काम करना है जैसे हम आइगन वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई ए की, क्या आई है? -1 और 3। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो आइगन वेक्टर, जैसे ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है? कैपिटल एक्स को इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी ए माइनस लैम्डा आई की, एक्स की इज इक्वल्स टू 0 की। अब देखो, एक आइगन वैल्यू, डिफरेंट आइगन वैल्यू कौन कौन से? तो -1 है और एक 3 है। तो पहले हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1। जब -1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे? -1। ठीक है, तो जब लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे।
आप चाहो तो यहाँ से सीधा भी सोल्व कर सकते हो। इसने इसको पहले रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 है और अननोन वेरिएबल 3 है, तो इट मीन्स 2 वेरिएबल फ्री वेरिएबल है। तो हमने मान लिया y और z है जो वो फ्री वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हमने ले ली 1 और z की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रखने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली तो वो भी 1 आ गई। तो हमारे पास एक आइगन वेक्टर कौन आ गया, x1। ठीक है, अब जितने भी फ्री वेरिएबल होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उतने ही आइगन वेक्टर मिलते हैं। अब यहाँ पर 2 फ्री वेरिएबल हैं तो इट मीन्स यहाँ पर 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो एक आइगन वेक्टर हमारे पास x1 हो गया जब हमने y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 ली थी। अब सेकंड आइगन वेक्टर निकालेंगे तो 2 वेरिएबल फ्री है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 1 ली हुई है और z की वैल्यू -1 ली हुई है। जब हमने इसे सोल्व किया y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1 रख के, किसे, इस इक्वेशन को, -2x + y + z = 0। यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे और z की जगह -1 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, -2x + 1 - 1 = 0। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो इट मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 1, z की वैल्यू हमने पुट की थी -1, सॉरी यहाँ z की वैल्यू हमने पुट की थी -1। तो हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर भी आ गया x2। तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आ गए x1 और x2। अब हमें थर्ड आइगन वेक्टर निकालना है। थर्ड आइगन वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, डिफरेंट आइगन वैल्यू 3 थी। तो अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे। इसमें जब हम लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास एक सिस्टम आ जाएगा जो कि ये है। ठीक है, इसी तरीके से इसे, इस मैट्रिक्स को, जो ये मैट्रिक्स है, इसे रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो सीधा भी इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे जब हमने कन्वर्ट किया और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 जो अननोन वेरिएबल हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और इक्वेशंस हमारे पास 2 हैं। तो इट मीन्स 1 वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया, फ्री हो गया। 3 - 2 वेरिएबल मीन्स 1 वेरिएबल फ्री हो गया। ठीक है, इसने x को फ्री ले लिया। ठीक है, मतलब x हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जब x की जगह हमने 1 रखा, x की जगह जब 1 रखेंगे तो उससे कोरस्पॉन्डिंग y और z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर भी आ गया 1 1 2। ठीक है, तो हमारे पास तीनों आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग तीनों आइगन वेक्टर आ गए, और वही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी कि t इस लीनियर ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम पहले वाला एग्जांपल है, बस इसके अंदर हमें मैट्रिक्स खुद से फॉर्म करनी है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स निकालना तो हम जानते ही हैं। तो देखो, फॉर द लीनियर ऑपरेटर टी गिवन है, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द बेसिस फॉर आइगन स्पेस के बेसिस व्हेन टी इज गिवन बाय दिस। अब जब बेसिस हमें नहीं पता होता तो हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस ले रखे हैं इन्होंने, r³ के ओवर क्या होंगे, ये होंगे स्टैंडर्ड बेसिस। तो इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स निकालने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम तीनों वेक्टर की इमेज निकाल लेंगे, और फिर इन्हीं तीन जो इमेज आएंगी उन इमेजेस को हम इन्हीं तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो यहाँ से जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, पहले वाले को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में, और इसी तरीके से थर्ड वाले कोऑर्डिनेट्स को थर्ड कॉलम में रख देंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी टी की रिलेटिव टू बेसिस बी। यहाँ पर हमने अभी स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ किया है। वैसे एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अगर आप चाहें स्टैंडर्ड, जब हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ कर रहे हो, ये ट्रिक सिर्फ तभी लगती है। इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसकी मैट्रिक्स सिंपली भी लिख सकते हैं। ये जस्ट चेक करने का तरीका है, पर आपका जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगा। बट यहाँ आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा तो आपको सारा करके दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जैसे x + y + z है, तो इसका फर्स्ट 1 कोफिशेंट, y का कोफिशेंट क्या है 1, और z का कोफिशेंट 1, तो इसको हमने फर्स्ट रो में लिख दिया। अब सेकंड में देखो x का कोफिशेंट तो 0 है, तो सेकंड में फर्स्ट 0, y का कोफिशेंट 2 है 2, z का कोफिशेंट 1 तो 1। अब थर्ड हमारे पास क्या एलिमेंट ये है, इसके अंदर x का कोफिशेंट तो 0 है तो हमने 0 लिख दिया, y का कोफिशेंट 2 है तो 2 लिख दिया, और z का कोफिशेंट 3 है तो 3 लिख दिया। ये शॉर्ट मेथड हो गया, और ये सिर्फ तभी
अप्लाई होगा जब हम स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स को निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 रख के जो पॉलिनोमियल बनेगी उस पॉलिनोमियल को सोल्व करके हमारे पास आइगन वैल्यू निकल जाएंगी। अब उसके बाद आइगन वेक्टर निकालना है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक बार लैम्डा की जगह 1 रखेंगे और एक बार लैम्डा की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, वहाँ से हम इक्वेशंस को सोल्व करके आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार हमारे पास ये x1, x2 और x3 तीन आइगन वेक्टर आ, देखो तीन आइगन वेक्टर आ गए। अब इसके बाद उसने पूछा है कि बेसिस फाइंड आउट करनी है हमें आइगन स्पेस की। आइगन स्पेस के अंदर उस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर होते हैं वे आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन आइगन वेक्टर आए हैं, x1, x2, x3। ठीक है, अब हमें हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग बेसिस निकालने थे। तो जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, डिफरेंट आइगन वैल्यू थे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आया हमारे पास। डिफरेंट आइगन वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई हैं, एक तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 और एक लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। तो पहले 1 के कोरस्पॉन्डिंग जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे वो बेसिस बना देंगे। ठीक है, किसकी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग होंगे जो, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे उसमें से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो आइगन स्पेस की बेसिस बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने दो आइगन वेक्टर निकाल लिए, x1 और x2, और हमने देखा कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। तो ये दोनों आइगन वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये दोनों आइगन वेक्टर क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे किसकी, आइगन स्पेस की, आइगन स्पेस ऑफ टी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो ये दोनों आइगन वेक्टर थे वो किस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आए हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 की। इसके बाद लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग जब हमने आइगन वेक्टर निकाला तो वो तो सिंगलटन आ गया। ठीक है, सिर्फ एक ही आया, और हमें पता है कि नॉन जीरो सिंगलटन सेट जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इट मीन्स ये खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आइगन वेक्टर ऑफ टी कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर 1, 1, 2 ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये क्या बना देगा, बेसिस फॉर द आइगन स्पेस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट ए, हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या शो करना है, शो दैट ए इज़ नॉट सिमिलर ओवर द फील्ड आर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, कि जब हम फील्ड को रियल नंबर का सेट लेकर चलेंगे तब ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगी। ठीक है, और जब हम फील्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेकर चलेंगे तब हमें शो करना है कि तब ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम फील्ड को सेट ऑफ रियल नंबर लेकर चलेंगे तब ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगी, जबकि अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ए मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी है कि मतलब हमारा मेन मोटिव है सबसे पहले एक ही आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो यहाँ से हमने एक ही आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आइगन वैल्यू 2 आयोटा और माइनस आयोटा आई है। ठीक है, सिंस आइगन रूट्स ऑफ ए आर नॉट रियल, इसके आइगन जो वैल्यू है वो रियल नहीं है, तो इट मीन्स इसके पास आइगन वेक्टर होंगे जो वो भी रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर ए मैट्रिक्स इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। पर देखो, इफ ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर, अगर ए सिमिलर हो जाती है डायगोनल मैट्रिक्स के ओवर द फील्ड आर, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल मैट्रिक्स पी, तो हमारे पास एक रियल मैट्रिक्स पी मिलेगी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी। सिमिलर की डेफिनेशन लगा दी ना, अगर ए और डी सिमिलर है तो हम क्या बोलते थे कि D इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब हमने फील्ड कौन सा ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर P इनवर्स ए पी है। अब देखो, जो P इनवर्स ए पी के जो आइगन वैल्यू होंगी वही ए की आइगन वैल्यू होंगी। ठीक है, ए की आइगन वैल्यू और P इनवर्स ए पी की आइगन वैल्यू सेम होगी। अब ए की आइगन वैल्यू तो रियल नहीं है, तो इट मीन्स P इनवर्स ए पी की भी आइगन वैल्यू रियल नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, P इनवर्स ए पी की आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आयोटा माइनस आयोटा, बट जबकि इधर डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं। इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ए बी सी, तो
तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना हमारे पास। इधर तो क्या आ रही है आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आयोटा माइनस आयोटा, और इधर आइगन वैल्यू क्या आ रही है रियल आ रही है, इधर कॉम्प्लेक्स आ रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ए डी के सिमिलर नहीं हो सकती जब हमारे पास सेट फील्ड क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऑल्सो आइगन रूट्स ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी क्या होंगी, ए बी सी होंगी, जो उसकी डायगोनल पे टर्म्स होती है वही। ठीक है, दस ए इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर। तो ए सिमिलर नहीं होगी डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर के, जहाँ पर मतलब कि ए उस मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होंगी जहाँ पे सारी की सारी एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से आ रही होंगी, बट इज सिमिलर टू आर डायगोनल मैट्रिक्स ओवर सी। पर सिमिलर हो जाएंगे जब डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ से होंगी, ओवर सी, मतलब फील्ड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। ठीक है।